हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है नितिन एंड ही हैज क्वालिफाइड सीएसआई नेट। सो लेट्स नो हिज प्रिपरेशन जर्नी। देखते हैं आज आप क्या नई बातें और क्या नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हो इनसे। तो हाय नितिन, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। तो पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू यू। प्लीज टेल मी क्या स्कोर है, रैंक, मार्क्स क्या क्या है आपका? मैम मेरा जो एनटीए स्कोर है वो 99.1 परसेंटाइल है। मेरा जो रॉ स्कोर था वो 115.5 था और मेरा 176 रैंक है। ओके, वंडरफुल। तो जब आपने एग्ज़ाम दिया था तब आपको लगा था कि यार जेआरएफ तो हो जाएगा या इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? क्या एक्सपेक्टेशंस थे? मैम एग्ज़ाम थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन हुआ था, थोड़ा पेपर में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जब आंसर की चेक की तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन तब भी थोड़ा डर था क्योंकि नीट का भी स्कैम हुआ ही था तब, तो ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ हाई भी जा सकती है। लेकिन जब फाइनली जब स्कोर कार्ड आया तब लगा कि हाँ, अब हो सकता है। फिर जब रैंक आई और कट ऑफ आई तो फाइनली खुशी हुई थोड़ा, लगा अब हो गया। वो क्या रिएक्शन था रिजल्ट देख? मैम खुशी तो थी, लेकिन ये भी था कि ये सिर्फ़ स्टार्ट, अभी आगे बहुत जर्नी बाकी है, तो मिक्स्ड था रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक यस, हम बोलते हैं ना कि वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करके आप यस अपने गोल मैम, हाँ। तक डेफिनेट। बिकॉज काफ़ी बच्चे इस फेज में ही बहुत स्ट्रगल करते हैं, 2-3 साल बहुत लोगों को यहाँ लग जाता है। आई थिंक ये आपने काफ़ी जल्दी कर लिया है और आगे का तो जर्नी आपका है। तो बताइए थोड़ा अपने बारे में, आपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में किया था, कहाँ से? मैम मेरा मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हुआ है। ओके। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना मास्टर्स किया है और मैंने मास्टर्स के बाद ही सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मैंने दिसंबर 23 और ये जून 24 वाला एग्ज़ाम दिया है। ओके। दिसंबर 23 में मेरा सिर्फ 33 परसेंटाइल ही था, तो वहाँ से फिर मेरा 99 परसेंटाइल आया। 3x आपने ग्रो किया है। दैट्स यस वंडरफुल डियर। मैम। तो क्या लगता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट में ऐसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी जो इस बार नहीं किया और आपने क्वालिफाई किया? क्या गलतियां हैं जो शायद आपने की होगी? हमारे बच्चे जानना चाहेंगे क्योंकि वो गलती वो ना करें। क्या लगता है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी, और पार्ट ए को भी इस बार थोड़ा टारगेट किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे इस बार, तो जो पार्ट ए को प्रिपेयर किया था और टाइम मैनेजमेंट से जो सीखा था, वही एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प किया मैम। ओके, तो पार्ट ए के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने? मैम मैंने 12 अटेम्प्ट किए थे और 12 सही हो गए थे। अब बात है। बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे जो लाइफ साइंस वाले जो थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग को लगता है 5 भी मिल जाए तो बहुत है। आपने तो 12 किया, दैट टू करेक्ट। दैट्स रियली अमेजिंग। तो बताइए पार्ट ए कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से किया, कब किया? मैम पार्ट ए आईएफएस से ही प्रिपेयर किया, पूरी प्रिपरेशन आईएफएस से ही की थी। दिनेश सर ने बहुत ही अच्छे ट्रिक से और समझाए थे जी। और हो गया फिर। दैट्स वंडरफुल। मुझे लगता है बिल्कुल जो आपके लास्ट में जो एग्जाम के पहले जो कुछ सीरीज लगाई जाती है, वहां से आपको सारे टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज मिल जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प। और मुझे लगता है कि पार्ट ए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि इतना मैथ्स नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। आप लोग कर पाओ उतना ही पूछा जाता। तो क्या लगता है 20 में से कितने क्वेश्चंस इजीली एक बच्चा सॉल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? मैम 7 टू 8 तो इजीली हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा लक का भी है कि आपने पढ़ा हो वो आ जाए या हाँ। कुछ इजी क्वेश्चंस दिख जाए, तो वो सब 7 टू 8 तो बहुत बेसिक इजी होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही होते हैं। तो 3 घंटे के टाइम में से लगभग कितना टाइम आप पार्ट ए को दे? मैम मैं जब मॉक टेस्ट में प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को हाफ एन आवर लग रहा था, लेकिन जब मैंने एग्जाम में जब देने गया तो मेरा पार्ट पार्ट सी और पार्ट बी में टाइम थोड़ा मेरा ज़्यादा लग गया, जो कि मेरा मॉक टेस्ट में नहीं लगता था। उस वजह से मेरे पास पार्ट ए के लिए काफ़ी कम समय बचा था, लेकिन मेरे को यही, मैंने जो भी किया था, मैंने जो अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस वो मैंने सही किया, तो मैं वापस देखने में टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं पार्ट ए को अब अच्छे से करूँ, तो मैंने पार्ट ए ही किया फिर बचे हुए टाइम में और मेरा हो गया अच्छे क्वेश्चंस। थिंक बहुत ही बढ़िया आपने स्कोर भी लिया है पार्ट ए में। दैट्स वन। अब बात करते हैं आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी की तरफ। तो देखा जाए तो हमारे एग्जाम में तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, देर इज 13 यूनिट। तो आपने उनमें से कितने यूनिट्स टारगेट किए थे?
मैम मैंने यूनिट तो 10 तो मैंने पूरे-पूरे टारगेट किए थे ओके। और 2 यूनिट्स का मैंने बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिलेक्टेड थे, जो मुझे कंफर्टेबल लगे, ईज़ी लगे, मैंने वो किए थे और 1 यूनिट मैंने छोड़ दिया था। थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी तो आपने टाइम प्लांट भी नहीं था नहीं किया थोड़ा। था? यस मैम। ओके, और कौन से 2 यूनिट्स थे जिसको आपने सिर्फ लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे वहाँ? मैम पहला तो डाइवर्सिटी, जिसमें मैंने सिर्फ फाइलोजेनेटिक्स वाला पार्ट और जो स्टार्टिंग जो बेसिक रूल्स और थे वो किए थे और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को मैंने सिर्फ स्पेसिफाइड टॉपिक्स ही टारगेट किए थे मैम। इसके अलावा आपने बाकी सारे ऑलमोस्ट चीज़ें कवर की। ऑलमोस्ट कवर किया मैम। तो बात बताइए थोड़ा-सा कि कौन-सा यूनिट आपको बहुत अच्छा लगा, ईज़ी था पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कौन-सा यूनिट? मैम सबसे स्टार्ट करने के लिए ईज़ी तो सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन मेरे को ज़्यादा फ़ैमिलियर लगा सेल सिग्नलिंग और अ, मेथड्स इन बायोलॉजी वाला यूनिट, क्योंकि मेथड्स इन बायोलॉजी हम प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी लगा स्टार्ट करने के लिए। फिर जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो जब आप पढ़ने लगते हो, तो सब ईज़ी ही लगता है बाद में। आई थिंक हर कोई यही नहीं बोलेगा कि पढ़ने लगे तो ईज़ी लगेगा। आई थिंक दिस इज़ अ रेयर स्टेटमेंट एंड डेफिनिटली आई शुड एक्नॉलेज इट कि बहुत बच्चों का होता है कि पढ़ते-पढ़ते टेंशन आता है कि और नया आ गया। बट आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि स्टार्ट कर लो एक बार, उसके बाद में चीज़ें आपको यस ईज़ी मैम। लगती है। आई थिंक वो डे 1 बहुत डिफ़िकल्ट होता है, द डे यू वांट टू स्टार्ट। एक बार आप थोड़ा फ्लो में आ गए, तो फिर आप आराम से चीज़ों को करते चलते हो। यस ये मैम, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, भले ही आप 1 घंटा भी रोज़ दो, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, तो फिर आप एन्जॉय करने लगते हो स्टडी। और एक दिन शायद नहीं किया तो फिर मिस करते हो वो पढ़ाई। हाँ, फिर ओके। वापस रीस्टार्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। तो और उसके अलावा कोई यूनिट था जो आपको शायद नहीं पसंद आता हो या बोरिंग लगता हो ऐसा? हम प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बोरिंग भी लगता था, इसलिए वो छोड़ दिया था। ओके। फाइलोजेनेटिक्स भी बोरिंग लगता था, लेकिन राकेश सर ने जो मैपिंग सीरीज़ में लेक्चर्स लिए थे, उन्होंने जी, उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन्स आ भी गए थे, वही पढ़ के गया था और उससे क्वेश्चन्स आ भी गए थे काफ़ी। बिल्कुल मुझे लगता है वो मैपिंग सीरीज़ सारे बच्चों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। उसको भी यस अगर मैम। आपने अच्छे से देख लिया, वहाँ के भी अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर कर लिए, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में प्रूव कर सकते हैं। चलिए बैठ यस मैम। तो बात करते हैं थोड़ा-सा क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर पढ़ना, रिविज़न तो इम्पोर्टेंट है, बट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कितना टाइम करते थे, कहाँ से करते थे, थोड़ा बताइए? मैम ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, ऐसा डिसाइड किया था कि एक मॉक टेस्ट तो देना ही है रोज़ और उससे जो क्वेश्चन्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके। लास्ट टाइम में सिर्फ बेसिक्स रिवीजन और शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे मैम, बाकी पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे दिया था। तो पार्ट सी के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत बार पढ़ने को टाइम लग जाता है, इंग्लिश में कभी दिक्कत। तो कुछ बताओगे पार्ट सी को लेके कैसे स्टूडेंट करना चाहिए? मैम मैं तो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करता था, जो लास्ट लाइन है, क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नहीं है, तो वो लास्ट वाली लाइन ही मेन है, बाकी ऊपर वो हाँ। पूरी खिचड़ी बना के देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इससे बेटर है आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो। वो कई बार क्या होता है, ऊपर उन्होंने सिर्फ कुछ लाइन दे रखी होती है और मेन क्वेश्चन वो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैं वहीं से पढ़ता था और कुछ ऐसा कीवर्ड मिल जाता था, कई बार अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कीवर्ड मिल जाता है, जिससे कि आपको ऑप्शन क्रैक करने में आसानी हो जाती थी। बाकी तो हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजी, इससे आपका बहुत टाइम भी बच सकता है। बहुत बार हाँ मैंने भी यस देखी मैम। चीज़ें कि वो आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, मेंडल ने क्या किया, उनकी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट लास्ट में बस पूछ लिया जाएगा कि कोई रेशियो पूछ लिया जाएगा या ऐसी कोई चीज़ हो। दैट्स अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, प्लीज़ आई थिंक सारे बच्चों ने याद रखना चाहिए। जब भी आपको ऐसे लेंदी क्वेश्चन मिलेगा, थोड़े लास्ट के लाइंस पहले पढ़ो, लगता है पूरा पढ़ना ज़रूरी है तो रीड करो, नो डाउट, बट बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ लेंथ को देख के आगे बढ़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा हम। दैट्स ग्रेट डियर। एंड पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा डरते हैं इससे क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पार्ट सी तो भी हम लोग अच्छा स्कोर करते हैं पर बी में कभी कभी कंफ्यूजन हो। तो पार्ट बी में आप कितने क्वेश्चंस टारगेट करते थे कि यार इतने मुझे सॉल्व करने? मैम पार्ट बी में ऐसा था कि आप स्पेसिफिकली आप पार्ट बी को अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप अपन जो पार्ट सी में पढ़ते हैं, उन्हीं में से जी। आपकी पार्ट बी की भी प्रिपरेशन हो जाती है।
मेरे को ये था कि अगर मेरा पार्ट भी थोड़ा भी ऊपर-नीचे होगा तो मेरा पार्ट ए अच्छा है, मैं वहाँ पे कवर कर लूँगा। तो मेरे को पार्ट बी की उतनी टेंशन नहीं थी। मेरा यही था कि मैं 20 से 22 क्वेश्चन्स भी अगर टारगेट कर लूँ तो मेरा पार्ट उसको कवर कर लेगा। ओके, मतलब आपके माइंड में था कि 35 करने हैं, पर मैंने अगर 25 तक भी कर लिया तो यहाँ से यू कैन मैनेज दिस, करेक्ट? यस मैम। ओके। तो क्योंकि मैंने सुना है, अक्सर देखा भी है कि बच्चे बहुत डरते हैं। पार्ट सी कैसा है कि अगर आपको पूरा भी कंसेप्ट नहीं पता है तो भी आप उसको थोड़ा सा 2-3 बार रीड करके आप फिगर आउट कर सकते हैं। बट पार्ट भी ऐसा है कि आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल डियर कि आपने अपना स्ट्रेंथ पार्ट ए को भी आपने यूज किया है। पार्ट बी से आपका था नहीं कि फिक्स कि मुझे 35 करने ही है। आप सेटिस्फाइड हो कि मैं यहाँ से करके पार्ट ए से, दैट्स ग्रेट। वैसे ही अगर मैं बात करूंगी पार्ट सी की, तो पार्ट सी में से आप कितना टारगेट करते थे? मैम टारगेट तो 25 करने की कोशिश करते हैं मैम, ओके। लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है कई बार, तो 1-2 क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। ओके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्जाम टाइम में, तो वो 3 घंटों में आप कैसे पेपर को पूरा एनालाइज करते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस सीक्वेंस में सॉल्व करते मैम मेरा मेरा यही था कि जब मैं मॉक टेस्ट में करता था तो मैं जब पार्ट सी से स्टार्ट करता था तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा जब पेपर जल्दी होता था, और जब मैं पार्ट ए से स्टार्ट करता था तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता था। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी वहाँ भी रेप्लिकेट की, मैंने पार्ट सी से स्टार्ट किया। लेकिन मैम जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चंस नहीं आए थे, और उस टाइम विशाल सर की वो लाइन याद आ रही थी कि सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। हैं? तो जैसे भी करके वहाँ पे सँभाला और फिर वापस से स्टार्ट किया पार्ट सी पढ़ना, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा मैम पार्ट सी को करने में, लेकिन बाद में क्वेश्चन जब होने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया, और फिर जब पार्ट सी हुआ तो फिर लगा कि हाँ, अब पार्ट बी और पार्ट ए में अपन बैक कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। और मुझे लगता है कि आपको ये समझना खुद के बारे में कि मुझे पार्ट ए से टाइम ज़्यादा लग रहा है, सॉरी कम लग रहा है, सी ए से ज़्यादा लग रहा है, सी से कम टाइम लग रहा है, ये आप खुद के बारे में तभी जान सकते हो जब आपने टेस्ट दिए हो और आपने उसका एनालिसिस सही। बहुत यस मैम। बच्चे, जी बहुत बच्चे सिर्फ मार्क्स देख के खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका देता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ पे एंड करना चाहिए, कितना टाइम के सेक्शन में। बच्चों ने ये सब कुछ सीखना। तो आपको क्या लगता है कि किस सेक्शन को कितना टाइम हमें डेडिकेटली डिवोट करना चाहिए एग्जाम के अंदर? एक रफ आप बता सकते हो। मैम पार्ट सी में आप 1 से डेढ़ घंटा दे सकते हो, और पार्ट पार्ट बी को आप 30 टू 40 मिनट्स दें, और 20 टू 25 मिनट्स आप दें पार्ट ए को। बाकी अगर टाइम बचे अपने पास तो एक बार क्वेश्चन सारे देख ले, एक बार रिवाइज हो जाए कि दोबारा आपने से। कुछ सिली मिस्टेक्स ना कर ली हो या फिर कुछ रह ना गया हो। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम, आपने पहले तो डिसाइड क्यों किया कि आपको सी एस आई नेट एग्जाम, कुछ एनी रीजन फॉर दैट? मैम जब 12th पास किया था तो डॉक्टर बनने का मन में था, तो वो तो नहीं बन पाया तो सोचा यहाँ से बन लेते हैं पीएचडी किसी तरह करके। से। पीएचडी ओके। करके, और ओके। रिसर्च में मैम एमएससी के दौरान इंटरेस्ट भी लग गया कि आप डिसर्टेशन में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो उनमें काफ़ी कुछ आप रिसर्च कर लेते हो, तो उससे काफ़ी इंटरेस्ट जगा और फिर यही डिसाइड किया कि अब यही करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ, डेजिटेशन में हमारे पास एक ओनरशिप होती है, हम हर चीज़ खुद का मैनेज करते हैं। वहाँ से आप में वो पीएचडी वाला वो डेवलप होता है, रिसर्च करना है। दैट्स वंडरफुल। सो आप इसके अलावा और कोई एग्जाम टारगेट करने का प्लान है आपका, या फिर सी एस आई नेट वॉज दी अल्टीमेट? मैम अभी तो पीएचडी के लिए प्रिपेयर करने का है, फिर हम अपन बार्क का भी जो एग्ज़ाम आएगा तो उसको टारगेट करने का सोच रहे हैं मैम। ओके। प्रिपरेशन जर्नी में कभी कभी हमारे कुछ ऐसा फेज आता है जब हम थोड़ा सा लो फील, हो सकता है उस दिन टेस्ट सही ना हो सकता है कभी कि आप एक टॉपिक है जिसको आप 3 दिन से पढ़ रहे हैं पर आपको वो समझ नहीं आ रहा है, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। ऐसा कुछ फेज हुआ आया आपके लाइफ, आपके प्रिपरेशन की जर्नी में? मैम ऐसा हार्ट ब्रेक तो तभी हुआ था जब 33 परसेंटाइल आया था। 2 महीने तो छोड़ ही दी थी पढ़ाई मैम। ओके। फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया मैम, क्योंकि कहीं न कहीं आप फँस जाते हो तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप स्टार्ट से स्टार्ट कर लो। तो आपको जब तो थर्टी मैम थ्री परसेंटाइल मिला था उस टाइम पे आप क्या प्रिपेयर करके गए थे, या फिर जस्ट आपने जाके देखा था एग्जाम क्या है? मैम प्रिपेयर करा था, लेकिन
कुछ शायद कमियाँ रह गई थी, जो सेकंड अटेम्प्ट में फिर पूरी की। आई थिंक एक बहुत बड़ा जंप है, बिकॉज यूजुअली शुरुआत में जो मैंने देखा है वो 33, तो वहां से इतने तक आना बहुत मुश्किल है, बट यू डिड इट, सो दैट्स एक्चुअली अगर मैं बात करूँ हमारे इस एग्जामिनेशन की, तो इस एग्ज़ाम में एक डर होता है बहुत बार एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि टाइम कम हो जाएगा क्या, क्वेश्चंस हमको मिलेंगे कि नहीं। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या, कैसे मेंटल स्टेट स्टूडेंट को बिल्कुल काम रखना चाहिए, कैसे रहें वहाँ मैम वहाँ पर पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 3 आपको सिर्फ 1 करना होता है। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं आए, 20 नहीं आए, 50 भी नहीं आए तो कोई घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट के 25 आपके लिए बन रहे हों। तो डरना डर 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 अगर अपन 1 भी मिनट डर गए तो फिर आगे के क्वेश्चंस आपको और समझ में नहीं आएँगे। तो अपन को पहले अपना डर हटाना होता है, फिर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अपने ज़ोन के, अपनी स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपके हिसाब से बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट कौन से यूनिट्स आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं? मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो सकता है, अपन बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में मेथड्स इन बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी में इकोलॉजी का भी काफ़ी पार्ट आ जाता है। जी। डाइवर्सिटी में भी हम थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्यूनोलॉजी तो है ही है, तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह इसका सिलेबस बिखरा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का। मुझे लगता है डेवलपमेंटल छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया हुआ होता है। यस मैम, सिग्नलिंग भी होता है कहीं न कहीं। वंडरफुल। तो रैप करते हैं, थोड़ा बताइए कि कौन कौन आपके साथ में इस जर्नी में रहा है, किसी को थैंक यू बोल फॉर दिस। मैम सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर हू ऑलवेज स्टैंड्स विथ मी, मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने कभी मुझे लो फील नहीं करने दिया, पूरी आईएफएस की टीम, मेरे सीनियर्स और मेरी फैमिली। वंडरफुल। और क्या मैसेज दोगे आप जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम आने वाले, क्या उन्होंने करना चाहिए, क्या उन्होंने? मैम टाइम टाइम कम है, लेकिन अगर आप बेसिक्स भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर देंगे तो आप 2 महीने में भी सीएसआईआर नेट क्रैक कर सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। वंडरफुल। तो मज़ा आया डियर आपसे बात करके, आई थिंक आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। 33 से 99 परसेंटाइल की जो आपने जर्नी बताई है, दैट इज़ एक्चुअली ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड बाकी जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर थैंक यू रहे मैम। हैं, बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन शायद अभी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, सो स्टडी वेल, लर्न वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे, वेरी हैप्पी।